नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। नक्सलियों से निपटने के लिए बनेगी नई नीति। गृह मंत्री की अगुवाई में 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक आज। कोलकाता की जगह रायपुर में रणनीतिक मुख्यालय। कपिल मिश्रा ने केजरीवाल पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। सत्येंद्र जैन से 2 करोड़ लेने की एससीबी से करेगी शिकायत। बीजेपी और कांग्रेस ने की इस्तीफे की मांग। सीबीआई ने की 339 शेल कंपनियों की पहचान। 2,900 करोड़ की गड़बड़ी का आरोप। टैक्स चोरी और काले धन के लिए किया जाता था इस्तेमाल। इमैनुअल मैक्रोन होंगे फ्रांस के नए राष्ट्रपति। 11 मई को होगा औपचारिक ऐलान। दुनिया भर से नेताओं ने दी बधाई। और बीसीसीआई ने टीम इंडिया को दी चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेने की मंजूरी। 15 सदस्यीय टीम का चयन आज। 1 जून से इंग्लैंड में होगी टूर्नामेंट। सुकमा हमले के करीब 2 हफ्ते बाद राजधानी में आज केंद्र सरकार ने नक्सल पीड़ित राज्यों के साथ बैठक बुलाई है। विज्ञान भवन में होने वाली इस बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री हिस्सा लेंगे। इसके अलावा बैठक में अर्धसैनिक बलों और खुफिया एजेंसियों के प्रमुख भी हिस्सा लेंगे। बैठक में नक्सलियों से निपटने की नई रणनीति पर विचार किया जाएगा। नक्सलियों के खिलाफ नई रणनीति पर विचार के लिए केंद्र और प्रभावित राज्यों के बीच आज अहम बैठक होनी है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में हुए नक्सली हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने नक्सल नीति की समीक्षा की बात कही थी। उन्होंने नक्सल नीति में बदलाव के संकेत भी दिए थे। आज होने वाली इस बैठक में 10 राज्यों के मुख्यमंत्री और उच्च अधिकारी शामिल होंगे। देश में करीब 106 जिले नक्सलवाद की समस्या से जूझ रहे हैं। इनमें से बीते साल 68 जिलों में नक्सलियों ने हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया। इसमें भी 35 जिले ऐसे हैं जिनमें 90% घटनाएं हुई। आज होने वाली बैठक में छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को इस अहम बैठक के लिए बुलाया गया है। नक्सल हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित 35 जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में नक्सलियों की समस्या से निपटने पर चर्चा होगी। साथ ही इस बारे में भी सुनवाई की जाएगी कि कैसे इन इलाकों में विकास की गति को तेज किया जाए। नक्सलियों को मिलने वाली आर्थिक मदद पर पूरी तरह से रोक लगाने को लेकर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इस बीच नक्सलियों से निपटने की रणनीति पर काम करने वाले सीआरपीएफ के मुख्यालय को कोलकाता से हटाकर छत्तीसगढ़ में बना दिया गया है। 24 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। सुरक्षा बलों पर हुए इस हमले में सीआरपीएफ के 25 जवान शहीद हो गए थे। इससे पहले 11 मार्च को हुए नक्सली हमले में सीआरपीएफ के 12 जवान शहीद हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आम आदमी पार्टी में विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। मंत्री पद से हटाए गए कपिल मिश्रा ने रविवार को आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने अपने मंत्री सत्येंद्र जैन से अवैध तौर पर 2 करोड़ रुपए लिए हैं। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कपिल मिश्रा के आरोपों को बेबुनियाद बताया, तो विपक्षी दलों ने केजरीवाल के इस्तीफे और मामले की जांच की मांग की। दिल्ली सरकार के पूर्व जल मंत्री कपिल मिश्रा का दावा है कि दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 करोड़ रुपए दिए हैं। कपिल मिश्रा का दावा है कि ये अवैध लेन देन उनकी आंखों के सामने हुआ। कपिल मिश्रा के मुताबिक उनकी कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री के सामने ये बात रखी तो उन्हें संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। उनके घर के अंदर कैश का लेन देन हुआ है, मैं बयान दूंगा। और सत्येंद्र जैन जी के जितने भी रिकॉर्ड है, मेरे को लगता है वो जनता के सामने लाने बहुत जरूरी है। क्यों सत्येंद्र जैन जी के भ्रष्टाचार को बचाने की कोशिश और खुद कैश लेने की क्या जरूरत आ पड़ी, ऐसा क्या प्रयोग था उस कैश का। इससे पहले कपिल मिश्रा ने राज्यपाल अनिल बैजल से मुलाकात की। उन्होंने 400 करोड़ रुपए के टैंकर घोटाले की जानकारी उपराज्यपाल को दी। उन्होंने कहा कि वो अपनी बात पर कायम हैं और वो सीबीआई के सामने बयान देने को तैयार हैं। अपने हाथों से
उनको कैश लेते हुए मैंने देखा है। और कैबिनेट में 2 साल होते हुए ऑन रिकॉर्ड दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय को बयान देकर आया हूँ। बयान या आरोप नहीं है, ऑन रिकॉर्ड उपराज्यपाल महोदय को देकर आया हूँ और इसके बाद एसीबी, सीबीआई सबको बताऊंगा जाकर। इस बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पूरे मामले पर सफाई देने आगे आए। उन्होंने कपिल मिश्रा के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। वो तो बात जवाब देने लायक भी नहीं है, कोई इस पर यकीन नहीं कर सकता। बहुत ही उलझलूल आरोप उन्होंने लगाए हैं, उनका कोई सिर पैर नहीं है। इसके बारे में इतना ही कहा जा सकता है, उसका कोई जवाब नहीं है। विपक्षी बीजेपी और कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की है। बीजेपी ने कहा कि भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। आपको तत्क्षण दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ये आरोप कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या सिपाही नहीं लगाया। So corruption charges are being leveled not by opposition but by their own erstwhile colleagues. It is something which is very serious. If someone is giving coming out as a witness and giving a statement, these are very serious charges. दिल्ली सरकार के मंत्रियों पर अनैतिकता के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन ये पहली बार है कि पार्टी का कोई बड़ा नेता मुख्यमंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार के सीधे आरोप लगा रहा है। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कल राजधानी भुवनेश्वर में अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। प्रदेश में से पिछले 17 साल का सबसे बड़ा फेरबदल बताया जा रहा है। ओडिशा मंत्रिमंडल में कल 12 मंत्रियों को शामिल किया गया। विपक्ष ने सरकार पर पिछड़ों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पहली बार अपने 3 साल पुराने मंत्रिमंडल में फेरबदल किया है। रविवार को कैबिनेट में 10 नए चेहरों को जगह दी गई। इसके अलावा 2 राज्य मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देकर मंत्रिमंडल में बदलाव किया गया। राज्यपाल एससी जमीर ने राजभवन में इन नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई। प्रफुल्ल मलिक और रमेश चंद्र माझी को राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। नए चेहरों में जहां एसएन पात्रो, निरंजन पुजारी, प्रताप जैना, महेश्वर मोहंती, शशि भूषण बेहेरा और प्रफुल्ल समल कैबिनेट मंत्री बनाए गए, वहीं नरसिंह साहू, अनंत दास, चंद्र सारथी बेहेरा और सुशांत सिंह को राज्य मंत्री बनाया गया। इसमें कई पहली बार मंत्री बने हैं। राज्य में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पर पिछड़ों की अनदेखी का आरोप लगाया है। विपक्ष के नेता नरसिम्हा मिश्रा ने कहा कि कई जिलों को नजरअंदाज करते हुए बीजेडी ने जनता का अपमान किया है। वहीं बीजेपी ने मंत्रिमंडल में फेरबदल को राज्य सरकार के खराब प्रदर्शन का नतीजा बताया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सज्जन शर्मा ने भी मुख्यमंत्री पर पिछड़ों की अनदेखी का आरोप लगाया। शनिवार को ओडिशा के 10 मंत्रियों ने पद से इस्तीफा देकर मंत्रिमंडल में फेरबदल का रास्ता साफ कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को मिली हार के लिए मुलायम सिंह यादव ने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि उनके मना करने के बावजूद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कांग्रेस से गठबंधन किया। शहीद धर्मेंद्र यादव की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में शामिल होने मैनपुरी पहुंचे मुलायम सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी जनता की गलती से नहीं, खुद अपनी गलती से हारी है। उन्होंने कहा कि अगर वो अखिलेश की जगह खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते तो समाजवादी पार्टी को ना तो ये दिन देखना पड़ता और ना ही इतनी बुरी हार होती। उन्होंने पार्टी की एकता पर जोर देते हुए कहा कि इसके लिए सभी को आगे आना चाहिए। इस मौके पर मुलायम सिंह के निशाने पर बीजेपी भी रही। मुलायम सिंह ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसने एक भी वादा पूरा नहीं किया। मैं किसी की गलती नहीं बताएंगे, हमें ही बनना चाहिए तो मुख्यमंत्री। हमने वोट मांगा तो आपकी इस तरह बहुमत दे दो, कोई आज स्थिति पैदा नहीं होती, नहीं हो सकती। लेकिन ये तो इतने ईमानदार इस सरकार में अधिकारी किसी के खिलाफ कार्रवाई है। मैंने कहा तहसील और थाना से जनता को मतलब है, मुख्य रूप से थाना और तहसील को सुधार दो, जनता वोट दे देंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से जुड़े आय से अधिक संपत्ति में विशेष अदालत में आज सुनवाई होनी है। सीबीआई के चार्जशीट पर कोर्ट तय करेगी कि मामले पर संज्ञान लिया जाए या नहीं। सीबीआई ने वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह समेत 9 लोगों के खिलाफ
आय से अधिक संपत्ति के मामले में 3 अप्रैल को चार्जशीट दाखिल की थी। आरोप पत्र में कहा गया है कि वीरभद्र सिंह ने करीब 10 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित की, जो केंद्रीय मंत्री के तौर पर उनके कार्यकाल के दौरान उनकी कुल आमदनी से कई गुना ज्यादा है। सीबीआई ने 3 साल में ऐसी फर्जी कंपनियों का पता लगाया है जिन्होंने कथित तौर पर 2,900 करोड़ रुपए की बड़ी रकम को इधर उधर किया है। 393 ऐसी कंपनियों का पता लगा है। टैक्स चोरी और कालाधन जुटाने के मकसद से इन फर्जी कंपनियों का इस्तेमाल किया जाता था। ये कंपनियां हेर फेर करके पैसे को दूसरे देशों में भी भेजती थीं। इसके बाद इस रकम को विदेशी निवेश की शक्ल देकर इस्तेमाल किया जाता था। सीबीआई के मुताबिक गोरखधंधे के इस कारोबार का दायरा बहुत बड़ा है और सामने आए मामले सिर्फ ऐसे हैं जिनमें सेबी कानून के तहत सबूत बरामद हुए हैं। 28 सार्वजनिक बैंकों और एक निजी बैंक से जुड़े लोन धोखाधड़ी के कई मामलों की जांच के दौरान इस घपले का खुलासा हुआ है। इसके साथ ही एजेंसी कम से कम 30,000 करोड़ रुपए से जुड़े लगभग 200 मामलों की जांच कर रही है। इन कंपनियों के खिलाफ भ्रष्टाचार और अन्य मामलों में मुकदमा चलाया जाएगा। और आप बने रहे हमारे साथ, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ऐतिहासिक शहर हैदराबाद और हैदराबाद में मौजूद मशहूर चार मीनार। सदियों से हैदराबाद की पहचान रही चार मीनार को 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। इस इमारत में 4 विशाल मीनारें हैं। ये मीनारें एक मेहराब से जुड़ी हुई हैं। ये मेहराबें मीनार को सहारा भी देती हैं। चार मीनार की खूबसूरती को देखने के लिए देश विदेश से आते हैं हर साल हजारों पर्यटक। बीते दिनों फिर ये चर्चा जोर पकड़ी कि क्या कृषि से होने वाली आमदनी पर टैक्स लगना चाहिए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि किसान बहुत बुरे हाल में है, इसलिए उसकी आय बढ़ानी है, और वहीं उनका नीति आयोग कह रहा है कि नहीं, आप अच्छे हो, आप हमें इनकम टैक्स दे सकते हो। नीति आयोग जिस संदर्भ में इस चीज पर बात कर रहे हैं, कितना दूर है जमीनी हकीकतों से वो बताता है। नीति आयोग जो बात करता है किसान लीडरों से, किसान के सवाल पे वो कभी बैठते नहीं खटते। पॉलिटिशियंस भी जो रियायत मांग रहे हैं, आप उनको पकड़िए। भैया आप 1-1 करोड़ की इनकम दिखा के आप कैसे एग्जेम्पशन मांग रहे हो? कहीं ना कहीं एक मिथ पैदा हो गया है कि हम इसको टैक्स कर सकते हैं। So agriculture goes wrong, nothing else will go right in our country. This is the history of pre-independent India clearly shows that if agriculture is not right, nothing will go right. देखिए सरोकार सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। आंध्र प्रदेश में फूलों की खेती करने वाले किसान इन दिनों बेहाल हैं। बाजार में गिरती कीमतों और लगातार बढ़ती लागत की वजह से किसानों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। आंध्र प्रदेश में फूलों की बागवानी कर रोजी रोटी कमाने वाले हजारों किसान इन दिनों बदहाल हैं। बारिश न होने की वजह से पानी की कमी है, मजदूरी बढ़ गई है, ऊपर से बिजली, खाद और कीटनाशक के दाम बेकाबू हैं। मंडी में फूलों के सही दाम न मिलने से नुकसान लगातार बढ़ रहा है। बेहाल किसानों को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। We are facing so many problems from the shop owners which we are sending to flowers to the Hyderabad and Bangalore. They are very problematic to our farmers. Why? Because of we are selling 300 rupees from here to Hyderabad and Bangalore, but we are paying for labor 200 rupees here. We are not able to pay the labor charges also. How can we adjust our lives?
आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा समेत कई जगह चमेली के फूलों की खेती होती है। यहाँ से फूल बेंगलुरु और हैदराबाद की मंडियों में भेजे जाते हैं। मंडी में 1 किलो फूल महज 200 से 300 रुपए किलो तक बिकते हैं, जबकि फूल उगाने, उसे खराब होने से बचाने और उसे मंडी तक पहुंचाने में इससे ज्यादा खर्च हो जाता है। हमारा एक का मजदूरी को 200 रुपये होता है। 200 रुपये होता है तो उनको चाय पानी सभी मिला को 250 रुपये होता है। 250 रुपये होता है तो होता है, पर भी केजी को 50 रुपये बिकता है। केजी को 50 रुपये बिकता है, हमारे को पैसे नहीं बचता है। छोटी जोत के किसान के लिए चमेली के फूलों की खेती आदर्श मानी जाती है। दुनिया में फूलों का बाजार करीब 400 करोड़ डॉलर का है, लेकिन इसमें भारत की हिस्सेदारी काफी कम है। भारत में खेती की ज्यादा लागत और सरकारी मदद का अभाव इसकी बड़ी वजह है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भविष्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को और बेहतर बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। वहीं दूसरी ओर वैज्ञानिक इसके संभावित नतीजों को लेकर चिंतित हैं। चीन में हुए ग्लोबल मोबाइल इंटरनेट कॉन्फ्रेंस में वैज्ञानिकों ने इसके फायदे और खतरों के बारे में अपने विचार सामने रखे। चीन में हाल ही में हुए ग्लोबल मोबाइल इंटरनेट कॉन्फ्रेंस में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के इस्तेमाल और इसको लेकर आशंकाओं पर चर्चा हुई। कॉन्फ्रेंस में मशहूर भौतिक शास्त्री और वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता को लेकर अपनी आशंकाएं बताईं। उन्होंने विज्ञान और तकनीक का इस्तेमाल इंसानियत और पर्यावरण के फायदे के लिए करने पर जोर दिया। Perhaps with the tools of this new technological revolution, we will be able to undo some of the damage done to the natural world by industrialization. कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक की संभावनाओं और खतरों पर हॉकिन ने कहा कि इससे स्वायत्तता, निजता और गणना की जिम्मेदारी सवालों के घेरे में है। उन्होंने जोर दिया कि इस तकनीक के फायदों के अलावा उसके खतरों के बारे में भी खोज की जानी चाहिए। We too have a role to play in making sure the next generation has not just the opportunity, but the determination to engage fully with the study of science at an early level, so that they can go on to fulfill their potential and create a better world for the whole human race. डिजिटल दुनिया में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मतलब ऐसे आधुनिक कंप्यूटर व्यवस्था का विकास करना है जिसके लिए मानवीय बुद्धिमत्ता की जरूरत होती है। इनमें कंप्यूटर के जरिए दवा के विषैलेपन की पहचान, तस्वीरों और आवाज की पहचान कर फैसला लेने के अलावा विभिन्न भाषाओं में अनुवाद जैसे काम शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के अगले राष्ट्रपति होंगे। बेहद कम राजनीतिक अनुभव रखने वाले 39 साल के मैक्रोन देश के सबसे युवा राष्ट्रपति होंगे। अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के कई देशों ने उन्हें शानदार जीत पर बधाई दी है। इमैनुअल मैक्रोन की जीत की खबर आते ही उनके समर्थक खुशी से झूम उठे। लोग सड़कों पर उतर आए और कुछ यूं जश्न मनाने लगे। बेहद कम राजनीतिक अनुभव रखने वाले 39 साल के मैक्रोन ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर सबको हैरान कर दिया। चुनाव जीतने के बाद मैक्रोन ने कहा कि ये फ्रांस के लिए नई उम्मीदों और विश्वास से भरे अध्याय की शुरुआत है। मैक्रोन ने साफ किया कि मौजूदा भेदभाव के खिलाफ वो लड़ेंगे ताकि यूरोपीय संघ और उनके देशवासियों के बीच संबंध और बेहतर हो सकें। L'Europe et le monde attendent que nous défendions partout l'esprit des Lumières, menacé dans tant d'endroits. Ils attendent que partout nous défendions. राष्ट्रपति बनने जा रहे मैक्रोन ने इससे पहले कोई निर्वाचित पद नहीं संभाला है। पूर्व बैंकर मैक्रोन ने महज 5 साल पहले राजनीति में कदम रखा। 2 साल राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद के साथ काम करने के बाद उन्होंने पिछले साल एन मार्च नाम से पार्टी बनाई और कुछ ही महीनों में छा गए। Notre tâche est immense et elle imposera de construire dès demain une majorité vraie, une majorité forte. Cette majorité de changement. राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने मैक्रोन को बधाई देते हुए कहा कि चुनाव परिणाम फ्रांस के गणतंत्र के मूल्यों के लिए हैं।
मैक्रोन को दुनिया भर से बधाइयां मिलने का सिलसिला जारी है। मैक्रोन को बधाई देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे, जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल समेत कई हस्तियां हैं। अपने बधाई संदेश में इन नेताओं ने कहा कि फ्रांस हमारा करीबी सहयोगी है और हम नए राष्ट्रपति के साथ काम करने को उत्सुक हैं। मैक्रोन के सामने कई चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती जून में होने वाले संसदीय चुनावों में जनाधार को बचाए रखने की है। इसके अलावा शरणार्थियों की समस्या, फ्रांस में सरकारी खर्च में कटौती, आतंकवाद, आंतरिक सुरक्षा और बेरोजगारी से निपटने की चुनौती भी मैक्रोन के सामने होगी। इस जीत के साथ ही अब मैक्रोन के सामने फ्रांस और यूरोपीय संघ के राजनीतिक और आर्थिक सुधार का बेहद अहम एजेंडा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर कोरिया ने रविवार को एक और अमेरिकी नागरिक को हिरासत में लेने का दावा किया है। समाचार एजेंसी KCNA के मुताबिक हिरासत में लिया गया किम हॉक-सोंग नाम का अमेरिकी नागरिक प्योंगयांग विश्वविद्यालय में काम करता था। किम हॉक-सोंग को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के आरोप में पकड़ा गया है। पिछले कुछ दिनों में उत्तर कोरिया ने चौथा अमेरिकी नागरिक गिरफ्तार किया है। इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ सकता है। उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच पिछले कुछ समय से रिश्ते बेहद खराब हैं। आतंकवादी संगठन बोको हराम ने 2014 में अगवा की गई 82 स्कूल छात्राओं को रिहा कर दिया है। रिहा होने के बाद रविवार को छात्राएं नाइजीरिया की राजधानी अबुजा पहुंची। इससे पहले नाइजीरिया सरकार ने कहा था कि अगवा की गई छात्राओं के बदले में सरकार ने जेल में बंद कई आतंकवादियों और उनके समर्थकों को रिहा किया है। बोको हराम ने अप्रैल 2014 में चिबोक शहर से 270 छात्राएं अगवा की थी। ये आतंकी संगठन ने नाइजीरिया में अभी तक 15,000 से ज्यादा लोगों की हत्या की है। Welcome our girls, welcome our sisters. We're happy to have you back. We're very glad that you are back. And every Nigerian today must be forgetting every other hardship is suffering because it is a very joyous moment. Welcome, welcome, welcome. खेल की दुनिया से जुड़ी अहम खबर है। भारतीय क्रिकेट टीम अगले महीने इंग्लैंड और वेल्स में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेगी। BCCI ने रविवार को दिल्ली में विशेष बैठक में भारतीय टीम की चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेने को मंजूरी दे दी। चैंपियंस ट्रॉफी 1 जून से शुरू हो रही है। इसमें भारत समेत 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। ICC ने BCCI के फैसले का स्वागत किया है। वहीं टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम का चयन आज होगा। और अब बात मौसम की। पूरा उत्तर भारत भीषण गर्मी की चपेट में है। कई जगहों पर तापमान 47 डिग्री तक पहुंच गया है। उधर कर्नाटक में बारिश से लोगों को कुछ राहत मिली है। देश में बढ़ते पारे से लोगों की परेशानियां भी बढ़ने लगी हैं। चढ़ते पारे ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। ऐसे में सड़क किनारे लगे पानी के प्याऊ लोगों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। भीषण गर्मी से राहत के लिए लोग परिवार समेत वाटर पार्क का रुख कर रहे हैं। इधर हम वाटर पार्क में पूरा परिवार एंजॉय करने के लिए आए हैं। इधर ज्यादा अच्छा लगता है। गर्मी भी ज्यादा पड़ रही है, हमको नींद नहीं आती। और गर्मी वैसे और सालों के बनस्पत इस साल ज्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं। There is a lack of water now in Chennai, which is currently the big issue is going on with the water, and many issues like the weather is really totally bad. रविवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 44.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इस मौसम का ये सबसे ज्यादा तापमान रहा। हरियाणा का हिसार 45.4 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म रहा। पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और ओडिशा में भी तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया। उधर राजस्थान के चूरू में तापमान सबसे ज्यादा 46.1 डिग्री सेल्सियस रहा। सबसे ज्यादा 45 डिग्री सेल्सियस खजुराहो, ग्वालियर और दमोह में रिकॉर्ड किया गया। तो इसी के आसपास रहने की संभावना है। अब बहुत ज्यादा चेंज तो नहीं होगा। देश के कई इलाकों में झुलसती गर्मी से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में ऐसे हालात बने रहने की आशंका जताई है। इस बीच शनिवार को दक्षिणी कर्नाटक में हुई बारिश से लोगों को राहत मिली है। कर्नाटक के कई इलाकों में बीते कुछ हफ्तों से पारा 40 के पार बना हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
आज विश्व रेड क्रॉस दिवस है। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस भी कहा जाता है। करीब 150 साल से पूरी दुनिया में रेड क्रॉस के स्वयंसेवक असहाय और पीड़ित लोगों की मदद के लिए काम करते आ रहे हैं। भारत में 1920 में पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का गठन हुआ था। तब से रेड क्रॉस के स्वयंसेवक कई तरह से आपदाओं के दौरान लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दुनिया के ज़्यादातर देश अगर किसी एक विचार पर एकमत हैं तो वो हैं रेड क्रॉस के विचार। इसके तहत युद्ध के मैदान में घायल सैनिकों की चिकित्सा के साथ प्राकृतिक आपदाओं के दौरान मुश्किल में फंसे लोगों की मदद करना शामिल है। और अब आखिर में हेडलाइंस। नक्सलियों से निपटने के लिए बनेगी नई नीति। गृह मंत्री की अगुवाई में 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक आज। कोलकाता की जगह रायपुर में रणनीतिक मुख्यालय। कपिल मिश्रा ने केजरीवाल पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। सत्येंद्र जैन से 2 करोड़ लेने की एसीबी से करेंगे शिकायत। बीजेपी और कांग्रेस ने की इस्तीफे की मांग। सीबीआई ने की 339 शेल कंपनियों की पहचान। 2,900 करोड़ की गड़बड़ी का आरोप। टैक्स चोरी और काले धन के लिए किया जाता था इस्तेमाल। इमैनुअल मैक्रोन होंगे फ्रांस के नए राष्ट्रपति। 11 मई को होगा औपचारिक ऐलान। दुनिया भर से नेताओं ने दी बधाई। बीसीसीआई ने टीम इंडिया को दी चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेने की मंजूरी। 15 सदस्य टीम का चयन आज। 1 जून से इंग्लैंड में होगा टूर्नामेंट। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आप देख सकते हैं शख्सियत। नमस्कार।